आइए अब सवाल नंबर 1 लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। सवाल है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज विच कैन बी प्लांटेड 20 मीटर अपार्ट ऑन दी टू साइड्स ऑफ अ रोड 1760 मीटर लॉन्ग। कह रहे हैं कि आप जो दरख्तों की तादाद बताएं कि अगर वो एक रोड हो 1760 किलोमीटर या 1760 मीटर लंबा एक रोड है। ये मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि ये रोड है 1760 मीटर का रोड है और इस पर हमने 20-20 मीटर के फासले पर कह रहा है दरख्त लगाने हैं। तो बताइए कितने दरख्त लगेंगे दोनों साइड पर। ठीक है, दोनों साइड्स होती हैं, जो सड़क होती है, रोड होती है। अगर हम इस तरह से रोड फर्ज करें तो इस साइड पर भी कह रहा है दरख्त लगाने हैं, इस साइड पर भी दरख्त लगाने हैं और 20-20 मीटर का फासला जो है हर दरख्त के दरमियान होना चाहिए। तो कितने दरख्त लगेंगे? अब देखिए, बिल्कुल एक कॉमन सेंस से इसको सबसे पहले आपने समझना है। जब भी किसी रोड पर आप जब दरख्त लगाओगे तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर और एंड पॉइंट पर कंप्लीशन के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको दरख्त लगाने पड़ेंगे। अब इसको छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। फर्ज कर लें कि अगर ये रोड जो है ये 20 मीटर का होता और आपने दरख्त भी कितने मीटर पर लगाने हैं? 20 मीटर पर लगाने हैं। तो 20 मीटर के इतने डिस्टेंस पर आपको शुरू पर एक दरख्त लगाना पड़ना था और एक आखिर पर लगाना था, यानी कि 20 मीटर के फासले पर आपको 2 दरख्त लगाने पड़े कंप्लीट करने के लिए। इसके बरक्स अगर रोड जो है 40 मीटर का होता तो फिर आपको इस रोड को कंप्लीट करने के लिए इसके आखिर पर फिर एक दरख्त लगाना पड़ता। तो 40 मीटर के फासले पर 1, 2, 3 आपको दरख्त लगाने पड़ते। और इसी तरह से अगर ये रोड होता 60 मीटर के फासले का तो आपको आखिर पर फिर कंप्लीट करने के लिए एक और दरख्त लगाना पड़ता। तो मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल लेंथ है एक साइड की, अगर हम बात करें 1760 मीटर ये जो लेंथ है, इसकी एक साइड पर इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस 1760 को, क्योंकि फासला 20 मीटर का है, इतने इतने फासले पर दरख्त लगाना है, तो हम इस पूरे फासले को तकसीम कर देंगे 20 पर। हमने सबसे पहले इसको पूरे फासले को तकसीम किया 20 पर, क्योंकि इतने इतने डिस्टेंस पर, इतने इतने फासले पर हमने एक एक दरख्त लगाना है। तो ये इससे कट गया, अब 2 रह गया, 2 8 बार 16, एक बचा, फिर 2 8 बार 16, 88। और क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए आखिर पर फिर दरख्त लगाना था तो एक हमेशा ज्यादा दरख्त लगाना पड़ रहा है। जैसे कि ऊपर आपको एग्जांपल दी, 20 मीटर में शुरू पर एक लगाया तो उसको कंप्लीट करने के लिए आखिर पर फिर एक लगाना पड़ा। अगर 40 होता तो आखिर पर फिर एक लगाना पड़ता, 60 होता तो 60 में देखे 1, 2, 3, 4। हालांकि अगर 20 मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, क्योंकि एक ये पहला 20 मीटर का, फिर ये 20 मीटर का, फिर ये 20 मीटर का, तो ये तो 3 बनने चाहिए थे। तो 20 3 बार 60, लेकिन आखिर पर फिर एक दरख्त लगाना पड़ता है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये बेसिकली मैं आपको बात बता रहा हूं कि क्योंकि हमने एंडिंग पॉइंट पर भी इसको कंप्लीशन के लिए लगाना है तो इसलिए एक हम जायद करेंगे। 88 + 1 89। एक साइड पर हमें, एक साइड पर दरख्त के जो रोड की एक साइड है, इस पर 89 दरख्त जो है वो लगाने पड़ेंगे और दूसरी साइड पर भी जाहिर बात है क्योंकि सेम फासला है तो 89 + 89 ये दोनों तरफ पर जो है अब कंप्लीट हो जाएंगे। 9 और 9 हो गए, ये 18, 8 आ गया एक असल और 8 8 16 1 17, तो 178 दरख्त लगेंगे दोनों साइडों पर। एक साइड पर 89, दूसरी साइड पर भी 89 और हमारा राइट आंसर जो है 178 जो है ये राइट आंसर आ गया। तो क्लियर हो गया जी। इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस थी वो आपने लगानी है और ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस पर मबनी होते हैं लेकिन आपको समझने में डिफिकल्टी आती है और मैंने इसको पूरी कोशिश करके आपको समझाया। आई होप सो आपको समझ आ गई है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा कि आपको सवाल समझ आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो मैं इसको दोबारा जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब ये तो पहला सवाल मेरी तरफ से हो गया क्लियर। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन मुझे बता देना है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। ये भी बिल्कुल सवाल समझने वाला है, कॉमन सेंस बेस्ड है लेकिन चीज समझने वाली है। कह रहा है फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड थ्राइस द थर्ड। पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 2 गुना है और तीसरे नंबर के 3 गुना है। अब कोई नंबर भी नहीं दिया हुआ, ना पहला नंबर दिया, ना दूसरा, ना तीसरा। अब आखिर से हम शुरू अगर कर लें, देखिए ये 2 तरह से ये सवाल बन सकता है। आखिर से अगर हम फर्ज करें कि थर्ड नंबर अगर हमारे पास वो x है, ठीक है, तो कह रहा है फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड। पहला नंबर जो है वो दूसरे के 2 गुना है एंड थ्राइस द थर्ड, और तीसरे के वो 3 गुना है। हमने तीसरे नंबर को ही अगर x फर्ज किया है तो पहला नंबर जो है वो तीसरे के क्या है? थ्राइस है। थ्राइस का मतलब है 3 गुना, तो फिर फर्स्ट नंबर क्या होगा? वो 3x हो जाएगा। तीसरा नंबर x है तो पहला नंबर क्या है? वो 3x है। अब ये दरमियान में नंबर रह गया जो कि कह रहा है कि ये ट्वाइस है, कि पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर के ट्वाइस है। दरमियान वाला नंबर जो है, सेकंड वाला नंबर, ये पहला नंबर इससे 2 गुना है। अब पहला नंबर तो 3x है, तो ये 2 गुना कैसे हो सकता है? मतलब ये होगा कि दूसरा नंबर जो है वो उससे हाफ है। दोबारा देखें, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड। पहला नंबर जो है वो दूसरे के 2 गुना है, तो दूसरा नंबर क्या है? वो पहले के हाफ है।
तो तभी तो वो 2 गुना बनेगा पहला नंबर। जब दूसरा नंबर उसके हाफ होगा तो दूसरा नंबर जो है वो पहला नंबर वो उसके 2 गुना हो जाएगा। तो ये पहला नंबर दिया हुआ है, इसका हम हाफ कर लें, 3x का हाफ कर लें तो हमारे पास जो है वो जाहिर बात है दूसरा नंबर आ जाता है। अब इसी को अगर आप 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो पहला नंबर आ जाएगा। ये है बेसिकली सिचुएशन उसने बताई हुई, ठीक है। अगर तीसरा नंबर x फर्ज करें तो पहला नंबर क्योंकि थ्राइस था 3x होगा, दूसरा नंबर जो है वो ट्वाइस है सेकंड के, तो दूसरा नंबर जो है वो हाफ होगा पहले नंबर के मुकाबले में, तो इसलिए हमने उसको हाफ कर दिया, ठीक है। अब भी इसको अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर देखें दूसरे नंबर का दूसरा नंबर 3/2x है, तो पहला नंबर उसके ट्वाइस है, तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 से ज़रब, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3x ही आ जाएगा, ठीक है। अब भी उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक हो गया। अब उससे आगे उसने कंडीशन बताई, इफ एवरेज ऑफ दीज 3 इज 154, ये तीनों नंबर जो है इनकी एवरेज कैसे निकाली जाती है? जो भी नंबर दिए होते हैं उन सब नंबर को जमा किया जाता है और जितनी तादाद हो उससे तकसीम कर दी जाता है। ये तीनों नंबर को जमा किया, 3 इनकी तादाद है, 3 से तकसीम कर दिया, तो ये बराबर कह रहा है एवरेज इनकी 154 है। तो फिर हमें बताएं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और तीसरे का फ़र्क क्या है। पहले हम ये दोनों नंबर निकालेंगे तो फिर ही डिफरेंस निकालेंगे, इसका मतलब है नंबर आपको पहले निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन है, अब पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन की बात करें तो ये इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम जो है 2 ही आएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई करके 6x हो जाएगा, यहाँ पर 6x आ गया। और यहाँ पर क्योंकि इसकी डिवीजन में ऑलरेडी 2 है तो ये इसका 3x ही आ जाएगा, और ये एलसीएम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2x हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 2 और ये फिर डिवीजन नीचे है 3, डबल डिवीजन है बेसिकली 154। अब ये डिवाइड करें नीचे आके मल्टीप्लाई कर लेगा और ऊपर जमा होगा, 6 और 3 9 और 2 11, 11x 2 3 बार नीचे आके 6 हो जाएगा, और डिवाइड कर इधर आके इसको मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट ही, मल्टीप्लाई बाय 6, 11 ये x जो है इधर है, 11 इधर आके डिवाइड करें तो डिवाइडेड बाय इसको 11 कर लेते हैं, तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 11 एक बार 11 और 15 में से 11 निकालें तो 4 है जगह 44 बन जाएगा, 11 4 बार 44 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसको अब हम जी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 बार 24, 4 आ गया, 2 से 6 बार 6 और 2 8, ले जी हमारे पास 84, x हमारे पास 84 आ गया। थर्ड नंबर 84 है तो फिर हमारे पास फर्स्ट नंबर क्योंकि 3x था तो फर्स्ट नंबर 3x जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 84 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 बार 12 और 3 8 बार 24 और 1 25, ले जी 252 ये फर्स्ट नंबर है, 252 फर्स्ट नंबर है, और थर्ड नंबर जो है वो 84 है। हमने पहले और तीसरे का डिफरेंस निकालना था, यहाँ पर अब आप सब्ट्रैक्ट कर लें और ये आपका आंसर आ गया। 252 में सिर्फ 84 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपका आंसर जो है वो राइट आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको बताया हुआ है, आपने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कंडीशन को समझना है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना है। कॉस्ट ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, देन लॉस परसेंट इन द ट्रांजैक्शन इज, लॉस आपने बताना है। और वैसे भी हमें स्टेटमेंट शुरू में ही बता रही है कि अगर कॉस्ट प्राइस जितने 20 आर्टिकल की है ना उतनी सेलिंग प्राइस है 25 आर्टिकल्स की। मिसाल के तौर पर अगर हम इसे ऐसे समझ लें कि अगर एक आर्टिकल को बनाने में 1 रुपया लगता है तो 20 आर्टिकल्स को बनाने में 20 रुपये लगेंगे, और फिर कह रहे हैं कि 20 रुपये जो इसकी कॉस्ट प्राइस है उतनी सेलिंग प्राइस है 25 आर्टिकल्स की। मतलब ये हुआ कि 20 रुपये में 25 आर्टिकल बेच दिए, 20 रुपये लगे हैं 20 आर्टिकल बनाने में, तो 25 आर्टिकल बनाने में 25 रुपये लगने थे, लेकिन हमने 20 रुपये लेकर 25 आर्टिकल बेच दिए, जिसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये का हमें नुकसान हो गया, ठीक है। ये बेसिकली कॉमन सेंस और ये बेसिकली सारी की सारी यहाँ पर बेस्ड है एक्सप्लेनेशन पहले ही सेंटेंस के अंदर। तो 5 रुपये का जो नुकसान है, ज़ाहिर बात है मैं 1 रुपये पर आर्टिकल की अगर कॉस्ट प्राइस बता रहा हूँ तो 25 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो ज़ाहिर बात है 25 रुपये होगी, लेकिन बेचा हमने कितने में है, उसकी 20 रुपये बेचा है क्योंकि 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर सेलिंग प्राइस है। अब जो नुकसान हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि 5 रुपये का नुकसान है तो इसलिए इसका लॉस जो है वो हमें मिल गया 5 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। लॉस परसेंटेज हमेशा निकाली जाती है, लॉस को ऊपर रखा जाता है डिवाइड, और लॉस हमेशा लॉस या प्रॉफिट जो है ये बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास 20 रुपये है तो 20 इसलिए हम इसको नीचे रख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ताकि हमारे पास जो है परसेंटेज में आंसर आ जाए। तो 20 एक बार 20, 20 5 बार 100 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 बार 25 आ गया। तो ये हमारा राइट इसका आंसर आ गया। 25% जो है इस होल ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हुआ है, ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल सिंपल और सादा सा सवाल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको करके दिखा दिया है, कोई लंबी चौड़ी XYZ इसको फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही आपने करना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और सिंपल तरीके से इसको आपने करना है। अब सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें कहा अ मैन बॉट 50 डजन्स एग्स एट अ रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर डज़न। एक आदमी 50 दर्जन अंडे लेता है 4 रुपये पर दर्जन के हिसाब से। ही फाइंड्स 40 एग्स रोटन,
और वो देखता है कि उसमें से 40 अंडे जो हैं वो टूटे हुए हैं। इन ऑर्डर टू गेन 5%, अगर वो 5% मुनाफा लेना चाहता है तो ही शुड सेल एग्स एट, तो उसको जो अंडे हैं वो कितने रुपए में बेचने चाहिए पर दर्जन के लिहाज से, क्योंकि पर दर्जन यानी कि डज़न के लिहाज से उसने बताए हैं, तो आपने डज़न के हिसाब से ही उसका आंसर करना है। अब ये सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो 5% उसने लेना है ये टोटल कितना है, ताकि उसको हम कन्वर्ट कर सकें कि पर डज़न हमें कितना उसका जो है वो वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 50 जो दर्जन अंडे हैं 4 रुपये पर दर्जन के हिसाब से इसकी प्राइस जो है वो 200 रुपये बन जाती है। ठीक है, 50 दर्जन अंडे हैं 4 रुपये पर दर्जन के हिसाब से हमें कॉस्ट प्राइस इसकी जो पड़ी है वो 200 रुपये है। उसके बाद हमने हासिल करना है जी 5% गेन, तो इस 200 रुपये कॉस्ट प्राइस पर हमें जो 5% गेन करना है, 5% जो हम निकाल लेते हैं 200 का क्या होगा, तो 5% का मतलब है 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये दोनों सिफर काट के तो 5 2 बार 10 रुपये जनाब हमें जो है वो प्रॉफिट हासिल करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि 210 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए अंडों की। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी है, क्योंकि उसने गेन का है आपको 5% लेना है। तो 200 रुपये का जो टोटल कॉस्ट प्राइस हमने लगाई थी उसका 5% 10 रुपये था, तो हमें जो है वो टोटल सेलिंग प्राइस इतनी डिसाइड करनी है। इतने में सेलिंग प्राइस पर हम देखेंगे कि अंडा पर दर्जन के लिहाज से हम कितने में बेचेंगे। अब आ जाएँ हम निकालते हैं कि पर दर्जन के लिहाज से, क्योंकि ही शुड सेल एग्स एट, तो कितने में उसने जो एग्स हैं वो बेचने हैं। तो ये प्राइस हमें तो इसका अब डिसाइड हो गया कि हमें ये जो 210 रुपये है ये हमने इसकी सेलिंग प्राइस रखनी है। हमेशा जब भी कीमत निकाली जाती है एक दर्जन के लिहाज से या पर यूनिट के लिहाज से, टोटल कीमत को ऊपर रखते हैं, 210 हमने ऊपर रख लिया, डिवाइड कर देते हैं अंडों की तादाद से या जो भी चीज़ आप निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर अंडों की तादाद अगर आप देखें ये 50 दर्जन अंडे हैं, 50 दर्जन अंडे हैं, तो अगर टोटल अंडों की बात करें एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 12 5 बार 60 सिफर का सिफर 600 अंडा है जी, 600 अंडा है। और उसमें से अब क्योंकि 40 तो टूट गए हैं, बकाया जो बचेंगे उसका हमने रेट बताना है, क्योंकि टूटे हुए तो नहीं बिकेंगे जो ख़राब हैं। तो 40 इसमें से हमने माइनस कर लिए, बकाया हमारे पास बचे 560 ये जो अंडे हैं इनको हमने 210 रुपये बेचना है। तो इसकी कितनी प्राइस निकलेगी, प्राइस हमने ऊपर रखी, नीचे तादाद अब रख लेते हैं 560 अंडे। तो और ये क्योंकि एक अंडा है, ठीक है, हमने डज़न के हिसाब से इसका आंसर करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, क्योंकि ये जो रेशो है 210 बटा 560 ये एक अंडे की प्राइस है और हमने पर डज़न के हिसाब से बतानी है, क्योंकि ऊपर आपको जो यूनिट दिया हुआ है वो प्राइस पर डज़न दी हुई है। इसलिए एक डज़न में एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, इसलिए मैंने 12 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास 4.5 रुपीज़ पर डज़न आ जाता है। तो हमें पता चला कि जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है एग्स की, जब उसमें से 40 अंडे टूटे हुए निकलेंगे तो हमारे पास जो न्यू प्राइस निकलेगी वो 4.5 रुपीज़ पर डज़न होगी। यानी कि एक दर्जन जो है आप 4.5 रुपये में बेचेंगे, यानी कि 4.5 रुपये में बेचेंगे, तो फिर आपको जो है वो 5% गेन आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऊपर चीज़ मैंने आपको पहले गेन के हिसाब से बता दी कि गेन अगर लेना है तो कितनी टोटल प्राइस होगी, वो ऊपर आके नीचे अंडों की तादाद, तो ये एक अंडे की तादाद मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो दर्जन की तादाद हमें, यानी कि दर्जन की प्राइस जो है वो हमें मिल गई। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब सवाल नंबर 3 है, इन परचेजिंग एंड सेलिंग आर्टिकल आ शॉपकीपर चीट्स बोथ सेलर एंड बायर बाय 10%, हिज परसेंटेज गेन इज। स्टेटमेंट ये बताती है कि जब एक दुकानदार कोई चीज़ ख़रीदता है ना तब भी वो चीट करता है सेलर को, और जब वो बेचता है तो बायर को भी वो 10% जो है वो चीट करता है, यानी कि उसको धोखा देता है। मतलब ये हुआ, अब इसको आसानी के साथ हम समझेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि एक आदमी सेलिंग कोई चीज़ करने आया है अपनी दुकान पर, तो एक 100 ग्राम उसने कोई चीज़ बेचनी है, एक 100 ग्राम चावल कह रहे हैं, कोई भी चीज़ आप फ़र्ज़ कर लें, लेकिन वो इसको 10% चीट कर रहा है। तो 100 का 10% जो है वह 10 होता है, तो मतलब ये होगा कि वो उसको एक 100 ग्राम की बजाय वो उससे 110 ग्राम जो है वो हासिल करेगा। कितनी? 110 ग्राम। या इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं कि अगर वो 100 ग्राम उसको बेचने आए तो वो उसका 100 ग्राम जो है उसको 90 ग्राम काउंट करेगा। ठीक है, 100 ग्राम को वो 90 ग्राम जो है वो काउंट करेगा, फिर भी 10% उसको प्रॉफिट आएगा। या अगर वो 100 ग्राम कुछ चीज़ जो ये शॉपकीपर लेता है, लेकिन वो उसको 110 ग्राम में ले रहा है वो 100 ग्राम काउंट कर रहा है, लेकिन वो जो तोल कर अपने पास रख रहा है वो 110 ग्राम कर रहा है, फिर भी उसको 10% आ रहा है। तो हम इसी तरह से एग्जांपल ले लेते हैं कि वो जो उसको चीज़ को शख्स बेचने आ रहा है, तो शॉपकीपर उससे 110 ग्राम लेता है, लेकिन 100 ग्राम उसको काउंट करता है। ठीक हो गया।
ये पहली होगी जी, ये सेलर को उसने जी 10% चीट किया। अब बायर जो उससे ख़रीदने जो आ रहा है उसको वो 100 ग्राम कह कर देता है, लेकिन उसमें से 10% कम दे रहा है। कम दे रहे का मतलब क्या है, वो 90 ग्राम दे रहा है उसको चीज़, ठीक है। तो ये बायर को वो 10% जो है वो कम दे रहा है, उसको भी चीट कर रहा है। 90 ग्राम उसको चीज़ दे रहा है, ले रहा है 110 ग्राम है, 90 ग्राम दे रहा है। अब 10 यहाँ से उसने काउंट जो है वो प्रॉफिट ले लिया है, 10 यहाँ से उसने जो है वो हेरा फेरी या चीट कर ली, ठीक है। तो टोटल उसकी जो यहाँ पर चीट है वो 20 हो गई। अब इसकी परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में इसको आपने कन्वर्ट करना है जो गेन है इसका, यानी कि ये 20 ग्राम है, इसको परसेंटेज में अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 ग्राम यहाँ से ले ली, 10 ग्राम यहाँ से ले लिए, तो 20 बाय जो उसने सेलिंग की है ना उस पर हमेशा आपने इसका निकाल लेना है। तो यहाँ पर उसने सेल किया है 90 ग्राम, तो इस पर इसका परसेंटेज कितना बनेगा, तो 20/90 मल्टीप्लाई बाय आपने 100 इसको कर दिया, ये सिफर काट गया, ऊपर आ गया 200/9, तो 9 2 बार 18, फिर 2 बचा 9 2 बार 18 आशारिया 9 2 बार 18 9 2 बार 18, तो ये 22.22% जो है ये इसका परसेंटेज गेन है। जो शॉपकीपर है उसका जो गेन है वो 22.22% है, ठीक है। कह रहे इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑरेंजेस, अगर 21 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर हो द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंजेस, अगर 21 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस के बराबर हो, देन द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट जाहिर बात हुआ है कि 18 ऑरेंजेस बेचे हैं, तो 21 ऑरेंजेस जितने में खरीदे थे ना पैसे पूरे उतरे से हो गए हैं, तो बकाया 18 के बाद जितने 3 जो ऑरेंजेस रह गए वो बेचेंगे तो वो हमारा मुनाफा ही आएगा। तो ये प्रॉफिट बेसिकली हुआ है। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालनी है, तो प्रॉफिट तो सबसे पहले समझ लेते हैं ना कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज ये बराबर होती है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ है, हमें जनाब 3 ऑरेंजेस बच गए हैं, क्या हुआ है 3 ऑरेंजेस बच गए हैं। 21 ऑरेंजेस खरीदे थे, 18 बेचे हैं, तो बराबर हो गया पैसे हमारे। तो बचे कितने हैं, जितने ऑरेंजेस बचे हैं वो हमारा मुनाफा है। 3 ऑरेंजेस बचे हैं डिवाइडेड बाय कितने जनाबे अली हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि खरीदे कितने थे 21 हमने खरीदे थे, ठीक है। परसेंटेज निकाली है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ज़रब दे दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कोई लंबा चौड़ा मेथड आपको ना हरगिज सिखाए, क्योंकि मुझे पता है कि आपने यूट्यूब पर या गूगल पर देखा होगा बड़े लंबे चौड़े मेथड होंगे, लेकिन बिल्कुल मैं आपको सीधे सीधा बता रहा हूँ कि ये देखें हमें प्रॉफिट जो है वो 3 ऑरेंजेस का प्रॉफिट हुआ है, हमने खरीदे 21 थे, कॉस्ट प्राइस हमारी समझ लेके 21 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब इसको हल्का लो, 3 1 बार 3 3 7 बार 21, तो ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 7, डिवाइड किया 14 7 बार 98 और 2 बच गया, 2 ऊपर रख लिया, डिवाइडेड बाय 7, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, ये हमारा राइट आंसर आ गया। अगर आप इसको इशारिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर 14 लिख लें, इशारिया लगा दे, 2 जो है उसके साथ सिफर लग गया तो 20 बन गया, 7 2 बार 14, फिर 6 बच गया, 7 8 बार 56, तो ये हमारा 14.28%, ये हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, कॉमन सेंस, सीधा सीधा आसान, ठीक है जी। अगर मज़ा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये दोनों क्वेश्चंस पर। अब आए सवाल नंबर 2 और 3 लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 1250, 1250 का एक आर्टिकल बेचने पर अ गेन ऑफ 25% इज़ मेड ऑन दी कॉस्ट प्राइस, तो 25% जो है मुनाफा मिलता है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर कितना फ़ायदा मिलता है 25%। एट वट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड इन ऑर्डर दैट अ लॉस ऑफ 25% मेड ऑन सेलिंग प्राइस, तो कह रहे कितने में ये आर्टिकल है बेचना चाहिए ताकि 20% मुनाफा लॉस हो, 20% नुकसान हो जाए सेलिंग प्राइस पर। अब बात यहाँ से शुरू हुई है, ये आपको पहले उसने सेलिंग प्राइस दी हुई है, क्योंकि सेलिंग एन आर्टिकल, ये सेलिंग प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस से कह रहा है कॉस्ट प्राइस पर ये 25% मुनाफा हुआ है, तो आपने सबसे पहले सेलिंग प्राइस से निकाल ली है कॉस्ट प्राइस, ताकि हमेशा याद रखिएगा लॉस या प्रॉफिट, लॉस ये हमने फाइनली लॉस निकालना है, लॉस या प्रॉफिट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, और यहाँ पर उसने आपको शुरू में ही सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस से सबसे पहले उल्टा चलेंगे, हम कॉस्ट प्राइस पर आएंगे और कॉस्ट प्राइस से फिर हम फाइनली निकालेंगे इसका लॉस, ठीक है। इसको पहले मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके समझाता हूँ, फिर इसका कंबाइंड सोल्यूशन जो है वो आपको बताऊँगा वो कैसे है। अब देखें ये आपको सेलिंग प्राइस बताई हुई है 1250, ठीक है, इस पर 25% मुनाफा हो रहा है, तो हमने सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाली ताकि फिर हम लॉस डिसाइड कर सकें कि कितने का लॉस हुआ है, ठीक है। तो भाई कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस दी हो तो कॉस्ट प्राइस निकालें, तो क्या तरीकाकार होगा, आपने सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, डिवाइड कर देना है 100 के साथ,
और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमेशा आपने निचले 100 में जमा या माइनस करना है। क्या जमा या माइनस करना है? देखिए यहाँ पर उसने गेन कहा है, यानी कि प्रॉफिट का है 25%। तो गेन या प्रॉफिट कहेगा तो निचले 100 में जमा आपने करना है, जो भी परसेंटेज होगी वो जमा कर देनी है। 25 कहा था तो 25 जमा कर दिया। अगर इधर गेन की जगह लॉस लिखा होता तो इधर माइनस करना था आपने, ये बस फर्क याद रख लें। कॉस्ट प्राइस निकालनी तो निचले में जमा या माइनस करना है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 1250 ज़रब 100 और डिवाइडेड बाय 125, तो ये 125 से एक बार 125 और सिफर का सिफर, 10 ने 100 से ज़रब खाया तो 1000 रुपया इसकी जी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल आई। अब कॉस्ट प्राइस से हमने आगे उसने कहा कि भाई लॉस हमने 20% निकालना है, लॉस करके अब इसकी सेलिंग प्राइस निकालो, लॉस से सेलिंग प्राइस। अब लॉस से सेलिंग प्राइस निकालनी है, पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकालना शुरू की। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास जब आ जाए तो आपने सेलिंग प्राइस जब निकालनी है तो क्या तरीकाकार होगा? वही तरीकाकार है 100 से ज़रब दो और 100 से डिवाइड। ये देखें, सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो ऊपर वाले 100 में जमा या माइनस करना है, ऊपर वाले 100 में जमा या माइनस करना है, ये याद रख लें। कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो निचले 100 में जमा या माइनस, और अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो ऊपर वाले 100 में जमा या माइनस। तो क्योंकि सेलिंग प्राइस में लॉस निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले 100 में अब माइनस करेंगे, लॉस की दफ़ा माइनस करना है, ऊपर वाले 100 में 20 आपने माइनस कर लिए। ठीक है, तो अब इसको हल कर लिए, दोनों सिफर से काट के 10 ऊपर बचा, 100 में से 20 निकाले तो 80 रह गए, तो ये 800 लें जी। सेलिंग प्राइस 20% लॉस के बाद जो है वो 800 हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारे का सारा सवाल आपको समझ आ गया। यही सवाल जो है एक स्टेप के अंदर हो जाना था, वो कैसे? सबसे पहले तो जनाब अली आपने ये सेलिंग प्राइस लिखी और 100 ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई किया, 100 जो है नीचे डिवाइड किया, तो निचले 100 में आपने 25 जमा कर ली क्योंकि आपके पास गेन था। तो इतने हिस्से ने आपको क्या दिया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के आगे ही दोबारा आप 100 मल्टीप्लाई करो, 100 डिवाइड करो, और क्योंकि हमने अब अगेन सेलिंग प्राइस निकालनी थी, इसके बाद दूसरे स्टेप में सेलिंग प्राइस निकालनी थी, तो इसलिए ऊपर वाले 100 में अब आपने ये क्योंकि लॉस हुआ था तो 20 माइनस कर दिए। अब ये पूरे स्टेप को हल कर लें, सीधा सीधा आंसर आपका आ जाना था। ठीक है, तो ये एक स्टेप के अंदर सोल्यूशन है। ये 2 स्टेप्स की बजाय आप एक स्टेप के अंदर ही सोल्यूशन निकालेंगे। यही मेथड अब आपको 1 स्टेप का जो सिखाया है, अब इसको यहाँ पर लागू करके निकालते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको गौर से समझना है तीसरे सवाल को, ताकि ये वाली चीज़ें समझाई हुई है ना, यहाँ पर प्रैक्टिकली हम समझ लें उसको। तीसरे सवाल में कहा अली सोल्ड अ कौ टू असद एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अली ने असद को एक गाय बेची है 20% मुनाफे पर। असद सोल्ड इट टू जैद एट 25% प्रॉफिट। असद ने इसको जैद को बेच दिया है 25% मुनाफे के साथ। इफ़ जैद पेड 900 रुपीज़, अगर जैद ने 900 रुपया पे किया है गाय का, देन अली हैड परचेज द कौ, तो अली ने कितने में ये खरीदी थी? अब देखें, ये आपको सेलिंग प्राइस इसकी बताई हुई है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसकी बताई हुई है, तो यहाँ से आपने जो है वो कॉस्ट प्राइस निकालनी है जैद की बताई हुई है। जैद की 900 रुपया इसकी कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है, असद ने इतने में इसको बेची है। तो जैद से आप असद पे आएंगे तो असद से आप दोबारा अली पे, यानी कि पिछली जानब अली के हमने निकालनी थी, तो हमें 2 स्टेप्स बैक जाना पड़ेगा। जैद की दी हुई है, जैद से असद पे आएंगे, असद से अली पे आएंगे, बैक की जानब। जब भी पीछे को आना है तो उसको आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस से पीछे की जानब आए तो कॉस्ट प्राइस थी, तो पीछे की जानब कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है। परचेज कितने की, यानी कि कितने की उसको पड़ी, परचेज उसने कितने की थी, कॉस्ट प्राइस ही उसको बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का आपको बेहतर मैंने बताया। यहाँ से आप जी ये जैद के है 900 रुपया, 900 रुपये उसने खरीदी, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, और यहाँ पर पेंसिल ख़त्म हो गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइडेड बाय भी 100 कर लिया। इसके बाद हमने क्योंकि असद का यहाँ पर अब कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो असद के यहाँ पर क्योंकि 25% उसने लिया था, तो निचले 100 में हम 25% जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी प्राइस आ गई? कॉस्ट प्राइस असद की। असद से हमने पीछे की जानब अली पे जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, डिवाइडेड बाय 100 कर लो, और क्योंकि पीछे की जानब कॉस्ट प्राइस निकालने हैं तो फिर निचले में ही जमा या माइनस करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। 20% प्रॉफिट लिया था अली ने असद को बेचते हुए, तो निचले 100 में आपने 20 जमा कर लेना है। ठीक है, अब इसको हल कर लो, तो ये हमारे पास जी 900 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय ऊपर 100 आ गया, डिवाइडेड बाय ये 125, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये नीचे 120। अब इसको जी हल कर लेते हैं। देखें, 25 4 बार 100, 25 5 बार 125, 20 5 बार 100, 20 6 बार 120, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, और ये 3 3 बार 9 0 0, और ये मल्टीप्लाई बाय 2। 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आंसर आ गया जनाब अली, राइट। 600 रुपये की अली ने ख़रीदी थी, अली की परचेजिंग प्राइस 600 थी। 600 के ऊपर 20% मुनाफे के साथ उसने असद को बेचा, असद ने 25% मुनाफा लेके जैद को बेच दिया, और जैद को जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो थी उसके पास 900 रुपया। ठीक है, अब ये इसका राइट आंसर आ गया।